नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी पुरानी है, 1991 की है। ये हमें भेजे हैं सतीश मास्टर जी। मास्टर जी उस टाइम में जवानी में थे, ट्यूशन पढ़ाने का काम करते थे और उन्हीं से उनका घर बार वगैरह सब कुछ चलता रहता था। नौकरी की कोशिश तो बहुत किए थे, लेकिन नौकरी हाथ में नहीं आई। तो बेकार इंसान तो कोई बैठ नहीं सकता ना कुछ तो काम जरूर करेगा। अब मास्टर जी के पास तो हुनर था पढ़ाने का। बच्चों को पढ़ाने लगे। पहले धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चों को स्टार्ट किए और इसके बाद बड़े बड़े बच्चों से अब उनका ट्यूशन भरने लगा था। लेकिन जहाँ वो रहते थे शहर में, वो गांव के रहने वाले थे, किराए के घर में रहते थे। वहाँ पर पढ़ाई लिखाई में अब जो बच्चे आते थे बहुत उनको डिस्टर्ब होता था, और जो वहाँ पर किराएदार रहते थे उनको भी अच्छा नहीं लगता था। वो मना करते थे मकान मालिक को कि भाई ऐसे यहाँ पर ट्यूशन चलता रहता है और ठीक नहीं है। आखिरकार मकान मालिक सतीश मास्टर जी को कहता, भाई देखो आपको रहना है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसको कमर्शियल तो मत बनाइए। अब यहाँ पर आप ट्यूशन क्लास खोलोगे, बाकी लोग जो किराएदार हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप या तो इस ट्यूशन को बंद कर दो या फिर ये मकान खाली कर दो। अब मास्टर जी अकेले रहते थे, नौजवान थे, अभी शादीशुदा कुछ भी नहीं हुआ था। तो अब एक तरह से चिंता में तो पड़ गए। जमा जमाया ट्यूशन था उनका। अब मकान ढूंढने लगे, लेकिन मकान सही ढंग के मिल नहीं रहा था। जैसा वो मकान चाहते थे वैसा मकान अब उनको पल्ले नहीं पड़ रहा था। बड़े परेशानी में मकान मालिक ने टाइम भी दे दिया था कि भाई अब इतना वक्त आपके पास में है और आप जल्दी से मकान ढूंढ लो, किराएदार हमें कंप्लेंट कर रहे हैं। आखिरकार परेशानी में अपने यार दोस्तों के कहते हैं, यार दोस्त एक मकान बताता है। पुराना मकान था, एक ही मंजिल का बना हुआ, और वो उनके लायक था। उसमें दो बड़े बड़े हॉल जैसे कमरे थे, और वो एक कमरा जो था ना, वो स्टोर बना हुआ था। जब वो जाकर देखते हैं तो कमरा तो पसंद आ गया था। दो बड़े बड़े हॉल जैसे कमरे जो पहले थे, उसमें दो कमरा को तोड़ करके एक हॉल जैसा बना दिया गया था। पहले उसमें दो दो कमरे हुआ करते थे, लेफ्ट और राइट में। ये स्टोर था बीच में बना हुआ, उसमें ताला बंद रहता था। मकान तो पसंद आ गया, मकान का किराया भी उनको सही से लगा, लेकिन थोड़ा वो जानकारी लेना चाहते थे भाई अब इस मकान के बारे में। आसपास में पूछते हैं तो सब कुछ ठीक ही ठाक रहता है। पूछते हैं कि भाई मकान मालिक कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ दिनों में खाली करा देगा। और जो आसपास के लोग रहने वाले थे कि भाई हम इसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अक्सर यहाँ पर ऐसा होता रहता है, कोई ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, कोई ना कोई उनके साथ में परेशानी होती है। तो ले दे के परेशानी मास्टर जी को समझ में आता कि भाई किराए का परेशानी, जब हम वक्त पर किराया दे देंगे तो मकान मालिक का कोई मतलब ही नहीं होता है कि मकान खाली करा दें। मकान जच चुका था, लेकिन उस कमरा को जो घर था जो मास्टर जी ले रहे थे उसका इतिहास कुछ अलग ही था। पहले मैं उसका इतिहास बता दूं, तब कहानी का मज़ा कुछ और होगा। वो जो कमरा था ना, उसके जो मुखिया थे और उनके एक बेटा एक बेटी, मतलब एक छोटा सा परिवार था। बड़े सीधे साधे इंसान थे, किसी से कोई मतलब नहीं हुआ करता था। अपना घर में जो भी होता था खाते थे पीते थे रहते थे, जो बाहर का काम है वो अपना करते थे। बेटा जो था अब उसकी शादी भी हो जाती है, बेटी अपने ससुराल चली जाती है। अब इसके बाद वो जो परिवार था, एक तो घर का मुखिया यानी उनके पिताजी, लड़के के पिताजी, और उनकी एक पत्नी, और लड़के की भी शादी होती तो उसकी भी एक पत्नी। बस इतना ही छोटा सा परिवार था। कमरा 4 था, एक स्टोर रूम, किचन, जो आप मान लो सब कुछ ले करके ठीक ही ठाक था। वो जो सीधे साधे इंसान थे मुखिया जी, जो घर के मुखिया थे, अब उनका बाहर आना जाना शुरू हो गया। घर में बैठे रहते थे, रिटायर हो चुके थे काम धंधे से, तो करे क्या भाई, पास में जहाँ लोग ताश वाश खेलते थे वहाँ जाकर बैठ जाते थे, समय पास करते थे। उन्हीं दौरान एक अजनबी, उन्हीं के उम्र वाले इंसान से उनकी दोस्ती हो जाती है। उनके पास ज़्यादातर बैठने लगते हैं।
और उनके साथ में दोस्ती भी गाढ़ी हो जाती है। धीरे धीरे करके वो अपने घर में उस इंसान को लेके आते हैं। नए इंसान को देख करके बेटा कहता है कि पिताजी ये कौन है? तो कहते भाई हमारा दोस्त है ये। बात खत्म हो जाती है वहीं पर। दोस्त है तो दोस्त की अब दोस्ती रहेगा। अब वो जो दोस्त था ना, अब ना जाने उस घर को मुखिया को क्या पट्टी पढ़ाया। वो कहने लगा कि भाई तुम्हारा तो बहुत बड़ा मकान है, एक छोटा सा कमरा मुझे दे दो, किराए पे ही दे दो। मुखिया मान गए। जो स्टोर रूम था ना उसको दे दिए किराए पर कि भाई तुम इसमें रह सकते हो। और वो था तंत्र मंत्र करने वाला इंसान। और जो घर के मुखिया थे ना उनको अपने बस में कर रखा था, हिप्नोटाइज कर रखा था। कुछ पैसा कौड़ी भी उनसे ले लिया करता था। सम्मोहन में अब सब कुछ वो मान लेते। उसी चक्कर में सम्मोहन के साथ में फंस चुके थे तो अपना घर किराए पर दे देते हैं। कुछ दिन तक वो उनको पैसे भी देता है लेकिन बाद में वो मना कर देता है। अब सम्मोहन में रहते थे, बस में कर रखा था, लेकिन घर के जो परिवार थे ना अब किसी पर वो नज़र नहीं डालता था। अब ज़्यादातर अपने दोस्त के साथ मतलब घर के मुखिया के साथ में बैठता उठता था, बातचीत होती थी, हंसी मजाक होता था। अब मुखिया भी बड़ा खुश रहते, चलो हमारा दोस्त मिल गया है। गाहे बगाहे उनसे पैसा भी मांगता था कि भाई कुछ उधार पैसा दे दो, दे भी देते थे। अब उस घर में स्टोर रूम जो अभी है उसमें वो रहने लगा था। रात के टाइम में तंत्र मंत्र करता था, पूजा पाठ करता था, लेकिन किसी को कानों कान खबर लगती नहीं थी। अचानक वो घर से बाहर चला जाता है। और जब चला जाता है ना ताला वाला बंद करके और चाबी है ना दे जाता है घर को मुखिया को कि मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं जब लौट कर आऊँगा तब ये चाबी मुझे आप देना, ये इसमें मेरा सामान रखा हुआ है, कोई मेरे सामान को छेड़छाड़ ना करे। मुखिया जो उसके बस में रहा करते थे चाबी ले लेते हैं, कहते भाई तुम्हारा घर है, जब भी तुम्हें आना है आ जाओ, तुम्हारा स्वागत रहेगा। वो जो तांत्रिक था ना जब एक बार चला जाता है ना वो लौट के नहीं आता है। अब वो घर जो काफ़ी दिनों से बंद था, अब वो घर का जो मुखिया का बेटा था अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी ये जो आपका दोस्त रहता था कहाँ चला गया, अब वो दिखाई नहीं देता है, तो इस घर को खोलो, हम लोग अपने काम में इस्तेमाल करेंगे। और तब उसके पिताजी मना करने लगे, नहीं भाई हम उस घर को खोलेंगे नहीं, चाबी तो मेरे पास में है, लेकिन उसका सामान उमान है भाई, जब वो उसको आना होगा आएगा, लेकिन हम इस कमरे को इस्तेमाल नहीं करेंगे। धीरे 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 उस कमरे के अंदर में रात में कुछ ऐसी आवाज़ें, कुछ ऐसी लोगों को सुनाई देने लगी। जो मुखिया का में बहू थे और उनका बेटा था, वो लोग आवाज़ सुन करके चौंक गए। भाई कमरे में बाहर में ताला लगा हुआ है तो अंदर से आवाज़ कैसे आ रही है? वो लोग रात को जाते हैं, रात में ही सब आवाज़ आती थी, आधी रात को जाकर के दरवाजे पर देखते हैं तो ताला लगा हुआ है। अंदर में किसी की औरत को, किसी लड़की को हंसने का, बातचीत करने का आवाज़ सुनाई देती थी। अब ये लोग डर गए भाई कि बात क्या है इसके अंदर में। उसी रात को अपने पिताजी को कहते हैं कि आप इधर आओ। वो आ जाते हैं, कहते हैं इस घर का चाबी आपके पास में है, खोलो। कहते हैं भाई हम तो खोलेंगे नहीं, हमारे यार का उसमें सामान पड़ा हुआ है और उसने मना करके गया है कि भाई चाबी आपके पास में है, लेकिन इस घर को खोलना मत, मैं नहीं खोलूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात पर बहस होने लगी। लड़का उनका बहू का कहना था कि इस घर में कुछ भूत प्रेत आकर के बस गए हैं, लेकिन जो उस घर के मुखिया थे वो मना करने लगे कि भाई हम भी इसी जगह पर रहते हैं, हमें तो आज तक कोई इसमें आवाज़ कुछ जैसा तुम बता रहे हो ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। बहस होने लगी। लड़का काम करता था, अब अपना पत्नी की बात भी सुनने लगा। खुद उसने महसूस किया था जाकर रात को कि भाई इस कमरे में तो हंसने की और आपस में किसी से बात करने की आवाज़ सुनाई पड़ रही, ये मामला तो खतरनाक है। पिता को समझाता है कि देखो या तो अब इस घर को खोल दो या तो फिर हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। पिता उस तांत्रिक के बस में थे अभी भी, जो बता के गया था कि देखो जब तक हम लौट के ना आए इस घर को आप खोलना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आ जाऊंगा और तब मैं आपसे चाबी लेके खोलूंगा। वो अपने जीत पर अड़े रहे कि भाई हमारा यार का घर है, वो अभी बाहर गया हुआ है, लौट के आएगा तो हम खोल देंगे। लेकिन बहस थमती नहीं है।
आखिरकार बेटा बहू जो है वो इस घर को छोड़ करके चले जाते हैं सदा के लिए, अलग अपना किराए पर घर लेते हैं। इसके बाद उस घर में लौट के नहीं आते। लेकिन जो बेटा था ना, पिता से मोह भी तो रखता था, आता था, समझाता था कि पिताजी, वो बताता था कि पिताजी उस घर में आत्मा आ चुकी है, ये सब आपके दोस्त के वजह से हुआ है। आपका दोस्त वो तांत्रिक मांत्रिक था, तभी तो उस घर में रोने की, हंसने की, चलने की, बातचीत करने की आवाज़ आती है। आप भी इस घर को छोड़ दो। वो जो आपका मित्र था ना, वो कोई साधारण इंसान नहीं था। इसके बाद भी जो घर के मुखिया थे वो कहने लगे, नहीं नहीं, मैं इस घर के छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। तुम जहाँ रह रहे हो रहो, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। लड़का कभी कभी आता था, 2-3 महीने में समझाता था कि पिताजी जिद छोड़ दो, इस घर को हम नए सिरे से बना लेंगे। अब इसको घर भी पुराना हो चुका है और देखने में अच्छा भी नहीं है, तो आप कहो तो हम इस घर को तोड़वाते हैं। लेकिन जो घर के मुखिया थे मना कर गए कि नहीं भाई, हम अभी इस घर को तोड़वाने के मूड में नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। मैं जब तक जिंदा हूँ इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। हाँ, अगर तुम्हें बुरा लगता है, तुम रहना चाहते हो, तो मैं इस घर को रंगाई पुताई करवा देता हूँ। और उन्होंने करवा भी दिया, रंगाई पुतवाई करा भी दिया, घर चमक भी गया। लेकिन बेटा तो आने को तैयार था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी ना, जब अपनी कानों से वो आवाज़ सुनी थी, दहशत में थी। वो अपने पति को समझाने लगी कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग भूखे क्यों ना सो जाएं, लेकिन हम उस घर में नहीं जाएंगे, नहीं आते हैं। अब जो पत्नी की बात मानता है वो नौजवान लड़का, इसके बाद वो लोग उस घर में कभी नहीं आते हैं। समय गुजरता जाता है। एक रात जो घर के मुखिया थे अपने बिस्तर पर सोए हुए थे, वो चारपाई पे उनका दम निकल जाता है। जब लाश में से बदबू आने लगती है, अड़ोसी पड़ोसी को खबर लगती है, तब बेटे को खबर मिलता है, आता है तो मरे हुए थे। ना जाने उनको मरे हुए कितना टाइम हो चुका था। अब इसके बाद उसका दाह संस्कार होता है। लेकिन लड़के का जो हिम्मत था ना कि वो उस घर में आकर रह जाए, वो उसके अंदर में हिम्मत टूट चुका था। जब अपने बाप को मौत को देखता है ना, तो एकदम डर जाता है। और वो मन भी मना लेना, तो उसकी पत्नी थी, वो कहती थी कि नहीं, वो मनहूस घर है, हम उस घर में बिल्कुल रहने के लिए नहीं जाएंगे। उस लड़के को अब घर में लालच भी थी, भाई उसकी प्रॉपर्टी थी, पिता की प्रॉपर्टी थी, वो बेचने की कोशिश करता है और आखिरकार उसमें सफल भी हो जाता है। प्रॉपर्टी बिक जाती है, अपना पैसा लेकर के अपना नया घर बना लेता है, बात खत्म हो जाती है वहीं पर। लेकिन जिसने प्रॉपर्टी लिया था उसके साथ में भी यही सब समस्या होने लगती है। रात के टाइम, आधी रात के टाइम में उस घर में आवाज़ आने शुरू हो जाती है, ठक 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 होने लगता है, कभी हंसने का कभी रोने का आवाज़ सुनाई देता है। वो भी बेचारा उस घर को छोड़कर भाग लेता है। वो प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करता है, लेकिन प्रॉपर्टी तब तक लोगों की नज़र में आ चुकी थी, सबको धीरे धीरे पता चल गया था ये घर भुताहा हो चुका है। इसमें घर का जो पहला मुखिया था उसका मौत भी इसी घर में हुआ था और लाश काफ़ी दिनों तक मतलब बुरी हालत में हो गई थी। अब लोग थे ना, डर गए थे, उस घर में रहने का हिम्मत नहीं करता था। और जो लोग भी आते थे कुछ दिन तक जरूर रहते थे, लेकिन जब वो आवाज़ सुन लेते थे उस घर में जो स्टोर रूम था, और उसके बाद उनका हिम्मत टूट जाता था, वो लोग घर खाली कर चले जाते थे। ये था इस घर का इतिहास। लेकिन मास्टर जी के साथ में क्या हुआ, चलिए इस कहानी को फिर से हम मास्टर जी की मुहजबानी सुनने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की शब्दों के द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम सतीश मास्टर है। लोग बाग मुझे इसी नाम से पुकारते थे। मैं परेशान रहता था उस टाइम में, जब मकान मालिक हमें बता दिया कि भाई घर खाली कर दो। मैं घर के चक्कर में लग चुका था। इसके बाद मैं ये मकान जो अभी चर्चा हो रही थी, इस मकान को मैं ले लिया। अब तो ये मेरे लायक मकान था, बड़ा बड़ा 2 हॉल जैसे कमरे थे। अब मुझे क्या चाहिए था, मेरा काम तो स्टार्ट हो चुका था। अब मैं सुबह से 2-3 क्लासेस ज़रूर ले लेता था, इसमें मुझे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। अब इसके बाद मैं उसी घर में रहने लगा। अब मेरे पास में रहने का कोई ठिकाना अलग से थोड़ी था, मैं उसी कमरे में भी रहने लगा।
जो स्टोर रूम था ना, उसमें पुराना ताला लगा हुआ था। अब मैंने कभी मेरे मेरे कोई ज़रूरत भी नहीं थी कि मैं उस स्टोर रूम को खोलूँ, देखूँ उसमें क्या है। भाई मकान मालिक जो बोल दिया था, मैं उसी एरिया में अपना इस्तेमाल करता था, हमें स्टोर रूम से कोई मतलब भी नहीं था। ऐसा करते करते पूरा 1 महीना गुजर चुका था, तब तक हमारे को ऐसा कुछ वाकया घटा नहीं था, क्योंकि मैं दिन भर बच्चों को पढ़ाने में मशगूल रखता था। दिमागी थकान हो जाती थी और शाम को जल्दी जल्दी खाना वाना खा करके मैं सो जाता था। एक बार गहरी नींद लग गई तो मेरी आंख सुबह ही खुलती थी, 4 बजे के आसपास में। फिर मेरी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। मैं खुद भी पढ़ता था और इसके बाद नहाना धोना, और तब तक टाइम हो जाता था काम में। हमारा रूटीन वर्क ऐसा ही चल रहा था। पूरा 1 महीना बीत जाने के बाद वो जो घर हमने लिया था, हॉन्टेड घर, अभी तक हमें उसमें से कोई ऐसी आवाज़, कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम डर जाएं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वो रात मुझे अच्छी तरह से याद है। रिमझिम बरसात शुरू हो चुका था। मैं जहाँ सोया हुआ था ना, अब घर तो पुराना था, बाहर से तो पेंट वेंट करके चमक तो जरूर गया था, लेकिन छत जो उसका था ना, वो काफ़ी पुराना था। जब छत पर पानी जमा होता है ना, तो धीरे धीरे रिस करके टपकने लगता है। मेरे को जब तक वो पानी मेरे चेहरे पर नहीं गिरता, मेरे शरीर पर नहीं गिरता, मेरी आँख नहीं खुलने वाली थी। जब मैं एक बार सो लेता था ना, तो सुबह 4 बजे के बाद ही मेरी आँख खुलती थी। लेकिन आज जो मेरे साथ में हुआ, आधी रात जैसे ही होता है, बरसात शुरू होती है, इसके बाद मेरे चेहरे पर पानी टप 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 टपकने लगता है। मेरी आँख खुल गई। मैं चौंक गया। छत देखता हूँ तो गिला हुआ पड़ा है, ऊपर से पानी टपक रहा है। मुझे लगने लगा कि अब मैं क्या करूँ। चारपाई सरकाता हूँ, लेकिन एक जगह की बात नहीं थी। छत पर पानी जमा था, वो तो हर जगह पर बूंद बूंद करके टपकता जा रहा था। मैं दूसरे हॉल में जाता हूँ, उसका भी हाल इससे भी ज़्यादा बुरा था। मुझे लगने लगा कि भाई अब मैं कहाँ शरण लूँ। बरसात थमने के नाम नहीं ले रही थी। मुझे लगा कि ये बगल वाला कमरा है ना, जो स्टोर है, क्यों ना इसमें चला जाए, लेकिन चाबी मेरे पास में उसका थी ही नहीं। मैं सोचने लगा कि भाई पुराना ताला है और जंग लगा हुआ है, चलो थोड़ा हिम्मत करते हैं, खोल देते हैं। हथौड़ा मेरे पास में था, अब मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। जैसे मैंने हल्का सा हथौड़ी का इस्तेमाल किया, ताला खुल गया। मैं उस कमरे को खोल देता हूँ। अंदर से भभका आता है बदबू का। मैं रोशनी करता हूँ और तब कमरे में हर तरफ रोशनी फैल जाती है। वो छत बिल्कुल सही था, उसमें पानी तो जरूर आ रहा था, लेकिन छत से नहीं टपक रहा था, दीवार के साइड से एक रोशनदान था जो खुला हुआ था, उसमें से पानी की बूंदे बिछो जो होते हैं वो आ रहा था। उससे पानी उस कमरे में जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन हमारे दोनों कमरों से वो बेटर था। आखिरकार मैं देखता हूँ, अब वहाँ पर साफ सफाई करने का इतना टाइम भी नहीं था। मैं भी नींद में अब एक तरह से थका हुआ था। मुझे लगने लगा कि अब तो जो भी भभका था, काफ़ी सालों से ये घर बंद था, अब क्या कर सकते हैं, रात में सफाई तो हो नहीं पाएगी, चलो सुबह देखी जाएगी। अभी मैं चारपाई ले आ करके इसी में सो जाते हैं। मैं चारपाई ले आता हूँ और इसमें बिछा लेता हूँ। मैं दरवाज़ा बंद भी नहीं किया था, खुला रहने दिया कि सालों से कमरा बंद था, इसमें जो थोड़ा गंदी हवा होगी वो बाहर निकल जाएगी। बरसात से मुझे पानी से तो अब अच्छा ही है ना। रोशनदान खुला हुआ था, उसमें से फ्रेश एयर आ रही थी और दरवाजे से निकल करके बाहर जा रही थी। कुछ ही देर में वो कमरा सामान्य हो जाता है। चारपाई बिछा लेता हूँ, चारपाई पर मैं लेट जाता हूँ। सामने देखता हूँ ना कि एक अलमारी दीवार में फिट हुई पड़ी थी। आदम कद की अलमारी थी, जैसे पुराने ज़माने में दीवार में लोग अलमारी को चिनवा देते थे, लकड़ी की अलमारी होती है उस टाइप की थी। मैं उस अलमारी को देखता हूँ। अलमारी देखने में थोड़ा अजीब सी लग रही थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि उसमें कुछ हरकत हो रही है। दरवाज़ा जैसे धीरे धीरे कांपने लगता था। मैं सोचा कि शायद बरसात हो रही है, बाहर में मौसम बिगड़ा हुआ है और ये घर भी पुराना है, चलो कोई डरने वाली बात है नहीं। अब मैं उन दिनों मैं भूत प्रेत को महत्व देता ही नहीं था। मैं खुद एक शिक्षक था, लोगों को, बच्चों को शिक्षा देने का काम करता था।
तो मैं इस चक्कर में आज तक पड़ा नहीं था, न कभी भूत प्रेत से मेरा आमना सामना हुआ था। मैं सो जाता हूँ, सोने के बाद कितनी देर में सोता हूँ मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है। अचानक मुझे कोई जगाने लगता है, और जब मैं आँख खोलता हूँ ना, तब मैं देखता हूँ कि एक बूढ़ा इंसान है। वो चेहरा उसका देखने में अब गोरा चिट्ठा भी लग रहा था, सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद बाल था, सफ़ेद कपड़ा पहन रखा था, लेकिन आँखों का रंग जो था ना उसका, जैसे लाले माली, जैसे इंसान नशे में होता है तो आंखें लाल हो जाती है, ऐसा ही था। मैं उस इंसान को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सपने की दुनिया में हूँ। ये हमारे घर में क्या करेगा भाई, मेन गेट में ताला बंद कर रखा हूँ तो बाहर से कोई आने का मतलब ही नहीं है। वो इंसान मुझे जगाने लगता है, उठो उठो उठो, ये घर मेरा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुझे तो लगा काफ़ी देर तक कि मैं सपने की दुनिया में हूँ, और आखिरकार जब मुझे वो झिझोड़ता है, मेरा हाथ पकड़ करके उठाता है, तब मैं सपने से जाग जाता हूँ। मैं जो देखा था सपने में वही सब सामने नजर आ रहा था। वो बूढ़ा इंसान मेरी तरफ देख रहा था, घूर रहा था, अब मुझसे पूछ रहा था, तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो, तुम इस कमरे में कैसे आए, ये तो कमरा मेरा है, इस कमरे में मैं रहता हूँ, तुम यहाँ पर क्यों आए, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, इस कमरे से निकल जाओ। मैं कहूँ ना कि अभी भी मुझे लग रहा था कि मैं सपने की दुनिया में हूँ, अभी मैं सपने से जागा नहीं हूँ। ये बूढ़ा आदमी को देख करके मैं बिल्कुल नहीं डरा था। मैं आदर से कहने लगा कि अंकल जी, ये आपका कमरा है, मैं मानता हूँ आप ही का है, पूरा घर आपका है, जैसे मैं नींद में हूँ, सपने की दुनिया में हूँ, वैसे मैं बात कर रहा था। लेकिन अंकल जी, बारिश हो रही है, थोड़ा बाहर भी देख लो, मौसम बिगड़ा हुआ है, मैं अभी तो इसी कमरे में रहूँगा, मेरा कमरा तो बुरी तरह से पानी से भर चुका है, टपक रहा है छत, तो मैं तो अभी नहीं जाऊँगा, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, और देखो मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। वो मुझे बाँह पकड़ करके फिर झंझोड़ता है, नहीं नहीं, ये जगह मेरी है, तुम यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहोगे, अगर सही सलामत चाहते हो तो मेरे कमरे से अभी का अभी तुम बाहर निकल जाओ। तब जा कर के मेरा नींद का जो नशा है ना वो फटता है। मैं कहता हूँ मैंने किराया देना है पूरे घर का, चलो मैं मान लिया हूँ कि ये स्टोर है, मकान मालिक का ये कब्जे में है, लेकिन आज बरसात की रात में मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, पूरा कमरा टपक रहा है, तो मैं सोऊंगा कहाँ पर। तब मैं उस बूढ़े आदमी को दोबारा घूर के देखता हूँ, आप कौन हैं, आप इस घर में कैसे आए, ये तो घर मेरा है, मैंने किराए पर लिया हुआ है, मैं ट्यूशन क्लास चलाता हूँ, आप कौन हैं, आप मुझे इस घर से कौन सा क्यों निकालने वाले हैं, कौन होते हैं आप। मैं सवाल का झड़ी लगा दिया था। मेरी सवाल सुन करके वो शांत हो गया था, लेकिन अभी भी गुस्से में लग रहा था। मैं बोलता जा रहा था कि आप हैं कौन, आप मेरे इस कमरे में कैसे आए, आप मुझे क्यों आप यहाँ से अब हटाने वाले हैं। मैं तरह तरह का सवाल उससे कर रहा था, मुझे लगा कि ये तो कोई पागल वाला आदमी होगा, अभी ना जाने कैसे आ गया है। अभी तक मुझे जरा भी ज्ञान नहीं था कि मैं जिस इंसान से लड़ने झगड़ने का कोशिश कर रहा हूँ वो इंसान नॉर्मल नहीं है, वो तो कुछ ना जाने क्या है, मुझे इस चीज़ का इल्म भी नहीं था। जैसे मैं अपना सवाल ख़त्म करके मैं उसकी तरफ देखता हूँ, कहता हूँ इस घर से तो आपको जाना पड़ेगा, ये घर मेरा है, आप इस घर में कैसे प्रवेश किए। मैं इतना ही बोलता हूँ, तभी कमरे के जो रोशनी थी, लाइट थी, वो बंद हो जाती है, पूरा कमरे में अंधेरा हो जाता है। तभी मुझे कुछ ऐसे लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगती है जैसे हंस रहे हो। एक साथ कई लोगों का हंसने की आवाज़ आती है, और उसमें लड़की का, औरत का भी अब ऐसी आवाज़ मुझे सुनाई देती है। अंधेरा हो चुका है, रोशनी बंद हो चुकी है, मैं घबरा गया था। मैं कहता हूँ अंकल जी, ये सब क्या मजाक चल रहा है, आप हमारे घर से निकल जाओ, आप हमारे घर से निकल जाओ। उसी पल रोशनी टिमटिमाती हुई और फिर रोशन हो जाती है। आज जब मैं देखता हूँ ना तो बूढ़ा आदमी था ही नहीं, वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की, जवान लड़की खड़ी हुई नजर आ रही है, और उसका चेहरे पर मुस्कुराहट मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब मैं बूढ़े की जगह पर लड़की को देखता हूँ तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, मेरी तो बोलती बंद हो जाती है। मैं तो घबरा जाता हूँ कि यार ये
क्या है, क्या हो रहा है इस घर में? अभी तो कुछ देर पहले बूढ़ा मुझे डांट रहा था, कह रहा था मेरा घर है। अब बूढ़ा गायब हो गया, रोशनी जाते ही अब फिर ये जवान लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? मेरी तो बोलती बंद हो चुकी थी। तभी वो लड़की जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, वो धीरे धीरे चलते हुए मेरी चारपाई के पास आ जाती है। मेरी तरफ देखती हुई कहने लगती है, तुम बाबा का कहना क्यों नहीं मान लेते? ये बाबा का कमरा है, बाबा को क्यों परेशान कर रहे हो? बाबा को आराम करने दो ना, उनको आराम की ज़रूरत है, उनकी तबीयत सही नहीं है, बाबा को तकलीफ़ है, तुम इनकी कहना क्यों नहीं मानते हो? मैं हैरानी से उस लड़की की तरफ देख रहा था कि कौन बाबा कौन बेटी, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। मुझे तो लग रहा था कि शायद अभी मैं सपने के दुनिया में हूँ और मेरी नींद खुलेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन बाहर जो धीरे धीरे बरसात हो रही थी ना, वो तूफानी रात हो जाती है। तेज तेज बिजली चमकने लगती है, आवाज़ गड़गड़ाने लगती है। और मैं सच कहूँ, उस खूबसूरत लड़की को देख करके अब मैं देखता ही रह गया था। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे आसपास में तो कहीं पर भी नजर नहीं आती थी। जिस तरह का कपड़ा पहन रखी थी, जो पुराने जमाने का स्टाइल होता था, शरीर से चिपका हुआ कपड़ा, मैं देखता रह जाता हूँ। तब कहती है कि मेरी बात मानो ना, बाबा नाराज हो रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है, आप चले जाओ ना। मैं कहती हूँ ना, मेरी बात मानो ना, आप एक अच्छे इंसान हो, आप उनकी बात को समझ लो ना, वो तकलीफ में है, आप चले जाओ इस घर को छोड़ करके, आप अपने कमरे में चले जाओ। मैं अभी भी जैसे अपने आप को सपने की दुनिया में मान रहा था। मैं बार बार अपने पलके बंद कर रहा था, खोल रहा था, कि ताकि मुझे आभास हो जाए कि मैं वास्तविक दुनिया में हूँ या सपने की दुनिया में हूँ। अब मुझे आभास हो गया था कि मैं सपने की दुनिया में नहीं, मैं रियल टाइम में हूँ। तब मैं डर गया। मैं डर जाता हूँ, पूरा शरीर कांपने लगता है। मेरी तो आवाज़ जो निकल रही थी वो भी बंद हो चुकी थी। शायद लड़की को लग गया कि मैं पहचान गया हूँ, और वो कहती है, डरो मत, डरो मत, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। बाबा का तबीयत खराब है, बाबा आपको समझाने आए थे, लेकिन बाबा को आपने समझा दिया और वो तो डर गए हैं, उनकी तबीयत सही नहीं है, और तब वो मुझे भेजे हैं। आप शरीफ इंसान लगते हैं, हम तो आपको देखते हैं, लेकिन आप बाबा की बात क्यों नहीं मानते हो? अब चले जाओ, बाबा को तकलीफ हो रही है। मैं सच कहूँ ना, अभी भी मेरा दिल धक 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 कर रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की, चेहरे पर उसका गुस्सा बिल्कुल नहीं था, शांत स्वभाव की दिख रही थी, मुस्कुराहट उसके होठों पे था। जब मुझे कई बार वो समझाती है कि आप इस घर को छोड़ करके अपने कमरे में चले जाओ, बाहर अभी भी मौसम बिगड़ा हुआ था। तब मैं अब समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लड़की इस स्टोर रूम में कर क्या रही है। आइए, जो बूढ़ा इंसान दिखे थे, ये चक्कर क्या है? तभी मेरे जहन में वो सब ख्याल आने लगा जो मैं कभी इन शक्तियों को मानता नहीं था। तब मुझे अब ये जरूर पता लग चुका था कि हो ना हो, ये तो कोई भूत आत्मा वाली बात है। मैं और खौफ में पड़ गया था, मैं डर गया था, पूरा शरीर मेरा कांपने लगता है। तब लड़की मेरी ही खाट पर आकर के बैठ जाती है, मेरे सर पर हाथ फेरती है, कहती है, आप घबराइए मत, हम आपको कोई परेशानी में नहीं डालेंगे। आप इतना दिन से बच्चों को पढ़ा रहे हो, हमने कभी आपको डिस्टर्ब किया? आप अच्छे काम कर रहे हो, अच्छे लोग को हम इज्जत करते हैं। आप बाबा को बात को मान लीजिए ना, चले जाइए अपने कमरे में। मैं बाहर की तरफ देखता हूँ, बाहर अभी भी मूसलाधार बारिश हो रहा, तेज तेज हवा चल रही है, बिजली चमक रही है, गड़गड़ाहट हो रही है, और ऊपर से ये खूबसूरत आत्मा। अब मैं देख करके और डर जाता हूँ। मौसम तो अलग, अब एक तरह से बिगड़ा हुआ था, और ऊपर से ये प्रेतात्मा। मैं इतना खौफ में था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अब मेरी तो आवाज़ भी निकल नहीं पा रही थी। लेकिन जब जैसे वो सर पर मेरा हाथ रखती है ना, और उसी टाइम मेरे शरीर में झंझनाहट सी होने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं बिजली का नंगे तारों को छू लिया हूँ, जिसमें वोल्टेज प्रभावित हो रही है। और उसी वक्त जो मेरा डर था ना, एकदम गायब हो चुका था। मैं जो इतना डरा हुआ था, खौफ में था,
डर छू मंतर हो चुका था। मेरी जो आवाज़ बंद हो गई थी वो आवाज़ मेरी आ जाती है। अब मैं कहता हूँ, आप हैं कौन, आप हैं कौन? वो लड़की मुस्कुरा के कहती है, डरो मत, डरो मत मास्टर जी, हम प्रेतात्मा हैं लेकिन बुरे नहीं। आप चले जाओ अपने कमरे में, बाबा को तकलीफ हो रही है आपको देख करके, आप अच्छे इंसान हो, आप चले जाओ, उनकी बात को मान लो और इसी में हम सबकी भलाई है। लेकिन एक बार बाबा बिगड़ गए ना तो किसी के काबू में नहीं आते। मैं भी उनको संभालने लगोगी ना तो वो संभल नहीं पाएंगे और फिर आपका नुकसान हो जाएगा। आप चले जाओ, हम आपको तकलीफ नहीं देंगे। मैं सच कहूँ ना तो मैं उस टाइम भागना ही बेहतर समझाता। मैं डरा हुआ था, बाहर बारिश जम के बरस रही थी लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं उसी वक्त चारपाई वगैरह छोड़ करके उसी जगह पर आज सीधा अपने ट्यूशन रूम में, जो हॉल में मैं जिस जगह पर सोता था उसी जगह पर मैं दौड़ते हुए पूरी तरह से मैं भीग चुका था। इतनी ही देरी में मैं इतना भीग चुका था कि मेरे शरीर से पूरा पानी निकल रहा था, कपड़े में से रिस रहा था, सर गीला हो चुका था। मैं अपने कमरे में आ जाता हूँ, वहाँ पर भी पानी भरा हुआ था। मैं रात कैसे बिताया मैं ही समझ सकता हूँ। कपड़े तो मैं बदल लिया था, वो डर कहूँ ना जो मुझे रह रह करके डराना अब चाह रहा था। मैं डर जाता था, बाहर जब बिजली कड़कती थी, आवाज़ होती थी, तब मुझे और डर लगता था। जब बिजली चमकती थी तो मैं उस कमरे की तरफ देखता था, स्टोर रूम जो मेरे सामने ही दिख रहा था। वो दरवाज़ा बंद हो चुका था, वहाँ पर कोई भी आत्मा प्रात्मा ऐसी चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मैं इतना जान चुका था कि ये घर वास्तव में हॉन्टेड है, तभी तो यहाँ पर कोई किरदार टिकता नहीं है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? लेकिन अभी रात ख़त्म नहीं हुई थी। मैं एक और तख्त थी जिस पर बच्चे उच्चे बैठा करते थे, छोटा सा ही तख्त था और उस तख्त में किताब वगैरह रखी हुई थी। सारे किताब हटा करके मैं अपने लिए स्थान साफ कर देता हूँ ताकि मैं आराम कर सकूँ। अब मैं उस पर बैठ जाता हूँ। मैं डरा हुआ था, अभी भी भीगने के कारण शरीर में अब एक कपकपी सी ले रही थी। कुछ ही देर होता है वहाँ पर, मतलब 10-15 मिनट इतना टाइम बीता था, तभी वो लड़की मेरे पीछे आके खड़ी हो गई। अचानक मेरे सर को छूती है, फिर वही झंझनाहट होने लगती है। पलट के देखता हूँ तो वही खूबसूरत लड़की है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, वो तो मुझे सम्मोहन कर रखी थी। जैसे ही मेरी नज़र उसकी नज़र आपस में मिलती है, मैं तो भूल जाता हूँ कि मैं एक मास्टर हूँ, यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने का काम करता हूँ और मैं तो अलग दुनिया में पहुँच गया था। वो लड़की मुझे किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। अब वो मुझे हवा में सैर करा रही थी, मुझे ऐसी जगह पर लेकर गई थी जो मैं कभी कल्पना भी नहीं किया करता था। मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा बगीचा है, फूलों से भरा हुआ, बारिश नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ पर तो जैसा लग रहा था कि बिल्कुल एक बराबर मौसम हुआ पड़ा है, ना तो ठंडी है ना गर्मी है, ना कड़क धूप है और ना रात है, बिल्कुल एक समान मौसम हुआ पड़ा था। मेरा हाथ पकड़ करके दौड़ती जा रही थी, मैं भी उसके पीछे दौड़ रहा था। मैं तो एक तरह से उसके सम्मोहन में था। मेरे साथ में क्या हो रहा था कुछ भी मुझे उस टाइम नहीं लग रहा था कि मैं किसी प्रेतात्मा के साथ में हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मैं इस लड़की से प्रेम करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ और इसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरे मन में यही चल रहा था। मैं उस लड़की से एक सेकंड के लिए अलग होना नहीं चाहता था। मेरे अंदर में इतनी कूट कट करके वो भर चुकी थी कि मैं उसके बगैर रहना संभव ही नहीं लग रहा था। मुझे बगीचे का सैर कराती है और आखिरकार एक छोटा सा कमरा जैसा था वहाँ पर मुझे लेके जाती है और कहती है, बैठो, आनंद आया इस जगह पर देख करके? तब मैं कहता हूँ, बहुत ही आनंद आया, लेकिन जो आनंद तुझे देख करके आता है, आपको देख कर आता है, अब इससे ज़्यादा आनंद मुझे और कहीं नहीं मिलता है। वो मुझसे प्यार करने लगती है, मैं भी उससे प्यार करना लगता हूँ और आखिरकार मुझे नींद खुलती है, जैसे मेरी आँख खुलती है जब मेरे आसपास में पानी के बूंदे टपकती है और तब मैं आंखें खोल देता हूँ। आंखें खोलता हूँ तो मौसम तो वैसे ही बिगड़ा हुआ था, लेकिन घड़ी देखता हूँ तो सुबह का 6 बज चुका था। चारों तरफ देखता हूँ कि मैं तो ऐसी जगह पर था,
वो जगह कहाँ गया, वो खूबसूरत लड़की कहाँ गई। अगले पल सब कुछ मुझे ध्यान में आ जाता है कि जिस लड़की के साथ में सपने की दुनिया में गया था वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं, वो एक प्रेतात्मा है। इसके बाद तो पूरा शरीर मेरा डर से कांप जाता है। मैं सोचने पे विवश हो जाता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। इस जगह पर मैं तो बिल्कुल रहना नहीं चाहता था, लेकिन अभी भी मौसम खराब था, सुबह हो चुकी थी, लेकिन मुझे भीगने का परवाह नहीं था। मैं अपने मित्रों के पास निकल जाता हूँ छतरी लेकर के, अब पूरी राम कहानी बता देता हूँ। तब मेरे मित्र जो है समझाने लगते हैं, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। अगर तुम उस लड़की के साथ में और भी एक रात बिता लिया ना तो समझ लो तुम्हारा खेल खत्म है। और वो जो उसका बाबा है ना, वो तो तुम्हें पसंद करता भी नहीं है, वो तो तुम्हें मार डालेगा। मैं एक खौफ में भर गया था। इसके बाद मैंने फैसला कर लिया था कि नहीं, मैं उस घर में दोबारा लौट के नहीं जाऊंगा। मैं अपने दोस्त के घर पर शरण लेता हूँ। आज जब मौसम साफ होता है तब मैं मकान मालिक को जाता हूँ घर पर, पूरी कहानी बताने लगता हूँ। लेकिन मकान मालिक मुझे ही डांटने लगता है। कहता है तुम नशा पानी करके रात में सोती हो क्या? ये नशा पानी जो करता है ना उसको ऐसा ही महसूस होता है। अरे मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे घर में सब कुछ साफ है, कोई प्रेत आत्मा नहीं, ना कोई भूत प्रेत का चक्कर है। तुम्हारे अंदर है, तुम जरूर कोई नशा पानी करते हो। मैं लाख समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए मैं शरीफ इंसान हूँ, बच्चों को मैं शिक्षा देने का काम करता हूँ और मैं ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन वो मेरी बात को बिल्कुल नहीं मानता। अब मैं कहता हूँ कि बस मुझे यही बताने के लिए मैं आपके पास में आया था कि मैं अब आपका घर छोड़ रहा हूँ। मैं अपने सामान जब मौसम सही हो जाएगा अब मैं लेके निकल जाऊँगा। पैसा मैं आपको एडवांस दे रखा हूँ, मुझे पैसे की परवाह नहीं है, आप मत देना। अब इसके बाद अपने दोस्तों के पास आकर के मैं चैन का सांस लिया था। दोस्त तो मुझे बहुत डरा रहे थे। एक दोस्त तो मुझे इतना डरा दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, लेकिन दूसरा दोस्त था वो समझाने लगा कि इसकी बात को बुरा मत मानना, इसका बात को माइंड मत करना। हाँ, ये जरूर कह रहा है कि अगर कोई इंसान प्रेतात्मा के चक्कर में आ जाता है ना तो उसके साथ बुरा ही होता है। क्या पता वो प्रेतात्मा तुम्हें चाहने लगी हो, चाहने के चक्कर में तुम कहीं अपने जान से हाथ ना धो बैठो। इसलिए तुमने जो भी फैसला लिया सोच समझ के लिया और अच्छा फैसला लिया। अब उस घर में बिल्कुल मत जाना। हाँ, वैसा ही मैंने किया था। जब मौसम वगैरह साफ होता है तब मैं दूसरा मकान ढूंढ लेता हूँ। वो मकान छोटा जरूर था, लेकिन मैं जैसे तैसे अपना ट्यूशन का काम शुरू कर देता हूँ। वो कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ ना, मैं आज भी कांप जाता हूँ। जैसे मुझे वो चीज़ याद आता है, रात का समय, बरसाती मौसम और वो खूबसूरत लड़की और वो बूढ़ा लाल आंखों वाला, तो मैं घबरा जाता हूँ, शरीर पूरा कांपने लगता है। लेकिन दोस्तों ये कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती ना तो बहुत बढ़िया रहता है। जब मैं उस घर को छोड़ के दूसरे घर में आ चुका था, दूसरी जगह मैं लेकर के रहने लगा था, ट्यूशन पढ़ाने लगा था, मुझे लगा कि उस कहानी का अंत वहीं पर हो चुका है। मैं उस घर को खाली कर चुका हूँ, वो प्रेतात्मा अब मेरे पास में नहीं आएगी। लेकिन ये मेरा भूल था, सोचने का तरीका। मेरे दोस्त जो बता रहे थे उनका सोचने का तरीका भी गलत था। वो प्रेतात्मा मुझे छोड़ती नहीं है। हाँ, कुछ दिन तक बिल्कुल शांत थी। अब मैं भी समझ लिया था कि चलो उस घर को छोड़ करके मैंने बहुत अच्छा काम किया। उस प्रेतात्मा लड़की से मेरा पीछा छूट गया, लेकिन ये मेरी भूल थी। लगभग 10 दिनों के बाद मैं अपने कमरे में, अब रात का टाइम हो चुका था, खाना वाना खा के आराम से मैं अपना नींद में मस्त था। मैं सपना देखता हूँ, वही सपना जो लड़की मुझे उस जगह पर ले गई थी, वही लड़की मेरे हाथ पकड़ करके दौड़ती जा रही थी। अब मैं उसी जगह पर, उसी बगीचे के अंदर में, जहाँ पर मौसम का कुछ असर नहीं हो रहा था। जैसा लग रहा था कि ना तो सर्दी है, ना गर्मी है, ना ठंडी है, बिल्कुल एक जैसा मौसम, ना कड़क धूप है और ना रात है। और वहाँ पर जो फूल मुझे दिख रहे थे बड़ा अलग किस्म के थे। मैं उस माहौल में जब जाता हूँ उस लड़की के साथ, मैं बड़ा आनंदित हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि अब मेरी प्रेमिका दोबारा मिल गई है। अब फिर उसी छोटे घर में मुझे लड़की लेके जाती है, कहती है तुम मुझे भूल गए ना,
तब मैं कहता हूँ मैं कहाँ भूला, मैं तो बस हमेशा आपके साथ में हूँ। तब कहती है आज के बाद ऐसा ही होगा, ना तो तुम मुझे भूलोगे, हाँ ना मैं तुम्हें भूलूंगी। मेरी प्रेम लीला फिर शुरू हो जाती है। वो लड़की मुझसे प्रेम करने लगती है, मैं उसके साथ प्रेम करने लगता हूँ। जब मेरी आँख खुलती है ना, तब मैं एक झटके से सपने से जागता हूँ। तब मुझे आभास होता है कि मैं तो एक इतनी अच्छी जगह पर था और वही लड़की थी मेरी सपनों की रानी। लेकिन आँख खोलते ही मैं अपने आप को कमरे में पाता हूँ और मैं फिर डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ। सुबह का 3 बजा हुआ था और इसके बाद मैं पसीने से नहा लेता हूँ। डर लगने लगता है, लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ। डर को निकालने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं सपने में चला गया था, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा था उस टाइम में, क्योंकि उस घर में वो लड़की मुझे दिखाई नहीं दी थी। और तब मैंने मान लिया ये मेरा मन का वहम मेरे को सपने में ऐसा दिखा रहा था। मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। वो डर अपने दिमाग से धीरे धीरे दिन भर में निकाल फेंकता हूँ। और फिर रात होती है। रात होने के बाद वही सब सिलसिला मेरे साथ में शुरू हो जाता है। अब मुझे आभास तक नहीं होता है कि मैं एक दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ, ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर मुझे आना नहीं चाहिए। जब यही सिलसिला शुरू हो जाता है ना, तब मेरे अंदर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। मेरी तबीयत नासाज रहने लगती है। सर्दी जुकाम कुछ अलग तरह के परेशानियां मेरे शरीर में शुरू हो जाती है। मैं समझता हूं कि भाई रोज रोज ऐसा मैं सपने में कैसे चला जाता हूं। ये बात मैं किससे कहूं। आखिरकार मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूं। अब फिर मैं अपनी कहानी शुरू कर देता हूं। जैसे मैं अपनी कहानी पूरा करता हूं, जो दोस्त मेरे उस टाइम मदद किए थे, मुझे अपने घर में शरण दिए थे, और सब मेरी तरफ देखने लगते हैं। एक दोस्त तो कहता है कि मास्टर जी आपका पूरा शरीर मुझे पीला पीला लग रहा है, मामला कुछ आगे तक बढ़ चुका है। मास्टर जी हमें देर नहीं करना चाहिए। मैं एक बाबा को जानता हूँ जो हमारे घर में आते जाते रहते हैं। हमारे जो पिताजी हैं उनके संगी साथी हैं, तंत्रिक मांत्रिक का काम करते हैं, तंत्र मंत्र का काम करते हैं। एक बार चलो आप। मास्टर जी देर मत करो। और उसकी बात में दम भी था। मैं सही में अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा था। कभी कभी तो मुझे चलते हुए चक्कर भी आने लगता था। और तब मैं डर गया था। कुछ उसमें मंडली में ऐसे भी लड़के थे वो मुझे डरा भी देते कि मास्टर जी आपके साथ बुरा होने लगा है, आप जल्दी से जल्दी किसी अच्छे तांत्रिक के पास में जाओ। और मैं कहूँ कि मैं उस टाइम इतना घबरा गया था। और वो जो मेरा दोस्त था वो कह रहा था कि ऐसे एक तांत्रिक को जानता है। मैं कहता हूँ भाई चल, ले चल मुझे। मैं और मेरा दोस्त उस तांत्रिक के घर पहुँचते हैं। एक बूढ़ा बाबा थे, 70-72 ज़्यादा उम्र का मुझे लग रहे थे, बिल्कुल कमज़ोर किस्म के थे। पूरी कहानी बताने के बाद वो कहते हैं मेरे सामने बैठो। मैं बैठ जाता हूँ। मेरे आँखों का वो देखने लगते हैं। अब फिर कहते हैं बस 5 मिनट बैठो, अब मैं अंदर के कमरे से आ रहा हूँ। चले जाते हैं। मुझे घबराहट होती रहती है और वहाँ पर बैठे बैठे मुझे चक्कर आना शुरू होता है। और इसके बाद वो लौट के आते हैं एक तांबे के लोटा में जल लेकर के। कहते हैं बेटा जितना पानी पी सको इसमें से पी लो। मैं वैसा ही करता हूँ, लेकिन जैसा ही पहला घूंट मैं पानी पीता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि अंदर में कुछ गड़बड़ होने लगी है। ऐसा जीभ मचलने लगा और मैं उल्टी करने लगता हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। उल्टी का रंग देख करके मेरा दोस्त भी एकदम कांप गया था। लाल लाल अलग किस्म के, जैसे मैं ब्लड का, खून का उल्टी कर रहा हूँ। और मैं भी एकदम घबरा गया था। तब कहते हैं अरे डरो मत, डरो मत, और पियो और पियो। मैं उस पानी को पीना नहीं चाहता था। ऐसा लगता था कि मुझे कोई रोक रहा है कि तू इस पानी को मत पी, तू इस पानी को बिल्कुल अपने गले के अंदर मत डाल। लेकिन वो बाबा जी थे ना, वो जिद किए हुए थे। जब मैं नहीं पी रहा था, मैं लोटे को दूर रख रहा था, तब वो अपने हाथों से लोटा उठाकर तुझे पानी तो पीना ही पड़ेगा। अगर तुझे स्वस्थ होना है तब ये पानी तेरे लिए अमृत का काम है। अगर तुझे स्वस्थ नहीं होना है तो भाई यहाँ से भाग जा। आखिरकार मेरा दोस्त जो डरा हुआ था
वो भी कहने लगा कि मास्टर जी पानी पियो, इसी में आपकी भलाई है। वो पानी मुझे कड़वा की तरह लगता था, नीम का जैसे कड़वापन होता है वैसे ही। जैसे मैं वो एक घूंट लेता था, अंदर से उबकाई आने लगती थी और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। दे उल्टी, पहले तो लाल, फिर अलग अलग किस्म की काला काला अजीब तरह का उल्टी मुझे हुई थी। आखिरकार मैं इतना उल्टी करके बेहोश हो चुका था, मुझे कुछ होश नहीं था। जब मेरी आंखें खुलती है तब मैं तख्त पर नींद में अपने आप को पाता हूँ, जग जाता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि सामने में वही बाबा एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और बगल में मेरा दोस्त बैठा हुआ है। जब मैं होश में आ जाता हूँ तो मेरा दोस्त कहता है, कैसा लग रहा है अब तुझे? मैं कहता हूँ, पहले से तो मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तब कहता है, सब कुछ हो गया। वो जो तेरे शरीर से काला पीला कई तरह का उल्टी निकली है ना, सब वो जहर था, उस प्रेतात्मा का भरा हुआ जहर। और वो धीरे धीरे तुझे मार रही थी। वो तुझे प्यार का सपने दिखाती थी, तेरे साथ में प्यार करती थी, लेकिन वो तुझे ख़त्म करना चाहती थी। और वो उस पोजीशन में लेकर के आ चुकी थी। अगर ज़्यादा देर होता ना तो शायद तू जिंदा भी नहीं रहता। मैं तो सोच के काँप गया था, लेकिन तंत्र मंत्र ने काम किया था। उस लोटे का जल मेरे लिए अमृत का समान था। आखिरकार मेरे शरीर से सारी जो जहर था, वो तंत्र मंत्र का, वो उस आत्मा का, सब बाहर हो चुका था। इसके बाद मैं स्वस्थ हो गया, लेकिन मैं रात को सोने में डरने लगा था। मुझे लगता था कि फिर आ जाएगी, फिर मुझे लेके जाएगी, लेकिन उसके बाद वो मुझे आस पास में नज़र भी नहीं आती है। पहले भी नज़र नहीं आती, मैं सोते सोते उस जगह पहुंच जाता था, लेकिन वो स्वप्न भी आना बंद हो गया था। और उसके बाद ऐसा कुछ खेल मेरे साथ में नहीं हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सतीश मास्टर जी की भेजी हुई। कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ घटना हो जो आप मुझे बताना चाहते हो, भेजना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, कल की रात। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।